Good morning, students. In my class, as you know, this is the class of CUCET exam, and this lecture is related to the economics. आज का जो चैप्टर है प्रोडक्शन, इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उस पर आपको वी विल आल्सो अवेलेबल सम एमसीक्यूज, आप उसको अटेम्प्ट करोगे। एंड आफ्टर दैट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन क्लियर योर क्वेरी, यू कैन क्लियर योर डाउट without any hesitation. Okay, we are providing you the free total free of cost this class, total free of cost this pdf, and questions also. Okay, let us come to the point. Our today's discussion, today's topic is production. What is production? You should understand this should be very clear that production is very important economic activities, or you can say that every economic activity belongs to only three factors or components. First is known as production, second is known as distribution, and third is known as consumption. इस- ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी आर्थिक गतिविधि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन फैक्टर्स से बिलोंग करती है। आप इसको और भी अगर क्रक्स में कहना चाहें तो जो टोटल इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स जो डिसिप्लिन है, वो पूरी तरह इन तीनों फैक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है, ये क्लास जो है आपकी वो बेसिक्स की क्लास है। जैसे मैं मंडे से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा, लेकिन फॉर द स्टडी ऑफ एडवांस ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड मेक क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, because without making clear your basic concepts, you will be get very difficult, or you have to face a lot of hurdles in making a better understanding of topics of the other branches of economics. सो हम लोग अभी कुछ 2-4 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे काम करेंगे। आज का चैप्टर है प्रोडक्शन, और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, और प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है, प्रोडक्शन किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है इफेक्ट करता है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या रिलेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट अस कम टू द डेफिनेशन। फर्स्टली सबसे पहले हम इसके जो है अब इसकी जो परिभाषा है, इसका जो अर्थ है, इसकी जो मीनिंग है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस्ड एनी सच थिंग या एनी सच कमोडिटी विच हैव थ्री फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड? उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी ऐसी चीज का, ऐसे ऑब्जेक्ट का, ऐसी कमोडिटी का निर्माण करते हैं जिसमें ये तीन गुण होने चाहिए। अगर ये तीन गुण नहीं होता है तो हम किसी भी चीज का निर्माण करेंगे, वो उत्पादन नहीं कहलाएगा, वो निर्माण प्रक्रिया उत्पादन नहीं कहलाएगी। ठीक है, और वो निर्मित वस्तु उत्पाद नहीं कहलाएगी, प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी।
we can only classify our economic activities as a productive activities or production related activities if our product created object has these three following प्रॉपर्टीज. अब ये देखते हैं कि ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होती है. सबसे पहले तो हम जो कुछ भी बना रहे हैं, है ना, हमने जो कुछ बनाया है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता हो, है ना. हमेशा याद रखिए इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन हैज द वेरी स्पेसिफिक डिफिनीशन. अगर हमने जो कुछ भी बनाया है, जो भी कम्युनिटी क्रिएट की है, बनाई है, अगर उसमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है तो हमारे द्वारा उस वस्तु को निर्मित करने की प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया कहलाएगी, है ना. जैसे कि मान लीजिए हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा अपने लिए थोड़ी बनाते हैं, किसी और के लिए बनाते हैं. इसी तरह मान लीजिए कि एक जो है होटल में या रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है, खाना बनाया जा रहा है, तो वो होटल वाला वो खाना अपने लिए नहीं बनाता बल्कि दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाता है. अगर यही खाना घर में बने, ध्यान दीजिए, इफ दैट फूड विल बी कुक्ड इन आवर ओन हाउस बाय आवर own mother, sister, or any other lady, this will be not characterized as production. Why? Because घर के अंदर जो हाउस विमेन है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसका पर्पज होता है सेल्फ नीड fulfillment of self needs and needs of other members of family. ये हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा, ये एक अपने आप में डिबेट भी है कि क्या जो घर में औरतें काम करती हैं, जो घरेलू महिलाएं काम करती हैं, उनके काम को प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नेशनल का जो जीडीपी की हम काउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, तो उनके काम को क्यों जो है नेशनल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. और उसका यही रीजन है कि वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं या वो जो चीज़ें बना रही हैं वो खुद के उपयोग के लिए बना रही हैं, ना कि दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बना रही हैं. इट मीन्स इफ द प्रोडक्शन हैज द डायरेक्शन of others need satisfaction, if the process of creation of anything have the aim to fulfill the need of any other person, then this process, then the activity will be understood or that are categorized as production, unless it will not categorized as a production. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. और ये पूछा भी जाता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स दैट whom work is not included in the calculation of national income, then house women's production is not calculated in the national income. ठीक है. तो what is production? Production is that process in which we created anything which have capacity to fulfill the needs of any other person. अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे बात की गई है
has a capacity to fulfill the need or desire of any other person. ये जो, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि दिस टर्म capacity to fulfill the need of desire or desire or need of any other person is known as production. तो हम कैपेसिटी की बात करते हैं, दिस एंड दिस कैपेसिटी इज नोन एज यूटिलिटी, है ना। ये बहुत साफ होना चाहिए कि द एबिलिटी ऑफ एनी आर्टिकल in which it can satisfy the need of any other person, okay, in which it can fulfill the desire or needs of any other person, then this process will be called production. And this capacity to a fulfillment of desire or need of any other person is known as capacity. अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी ऐसी कमोडिटी का निर्माण किया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता हो, और ये क्षमता ही क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन आल्सो से लाइक दिस, दैट टू create a utility in any commodity is known as production activity. इसका मतलब अगर हम किसी भी कमोडिटी में क्या किसी दूसरे पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करने की, किसी दूसरे पर्सन की नीड को पूरा करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी को जनरेट कर दें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन। अब जरा इसको एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा कपड़े जो कि आपको अब तो आजकल ज़्यादातर जो है रेडीमेड कपड़े लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब कपड़े के थान वगैरह आते हैं तो आप वहाँ देखोगे कि उस कपड़े के पूरे एक बंडल से आदमी कपड़े का एक टुकड़ा लेता है, उसे वो टेलर को देता है, और टेलर उस कपड़े के टुकड़े में क्या करता है, यूटिलिटी पैदा करता है, उसमें ये क्षमता पैदा करता है कि वो आपके शर्ट पहनने की जरूरत को पूरा करे। तो दिस एक्शन ऑफ टेलर, है ना, in which he fulfill your need to wear a shirt, is known as production, because he is inducing, he is creating utility in that piece of cloth. Okay, so there should be two things, there is two things are clear about production. ओके, उत्पादन के बारे में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात ये कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी वस्तु में यह गुण हो कि वह, हम कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं, बनाएं और उसमें वह यह गुण डाल दें कि वह दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके, और यह गुण ही क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाती है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में यूटिलिटी पैदा करना प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब आप यहाँ पे एक तीसरी चीज देखिए कि दिस क्रिएटेड कमोडिटी विल कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्शन और एज अ प्रोडक्टिव गुड व्हेन इट इज एक्सचेंजेबल इन मार्केट।
इसे ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी जो है प्रोडक्शन कहलाएगा, या प्रोडक्ट यू कैन से प्रोडक्ट कहलाएगा, जबकि उसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो मार्केट में एक्सचेंज होने की प्रॉपर्टी रखता हो, क्षमता रखता हो। अब एक्सचेंज क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 kg गेहूं है। इफ आई हैव 5 kg wheat and any other person has 2 kg of sugar, अगर मैंने उस पर्सन को वीट दे दिया, गेहूं दे दिया, और उससे शुगर ले लिया, इट इट मीन्स हमने सामान की अदला बदली कर ली, वी एक्सचेंज द कमोडिटी। ओके, it is exchange, it is the initial type of primitive type of exchange. Okay, this is known as barter system. Okay, मतलब अगर सामान के बदले सामान का एक्सचेंज हो रहा है तो आगे देखेंगे कि एक्सचेंज क्या है और एक्सचेंज के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, वो कमोडिटी जो हमने प्रोड्यूस की है, उसमें अगर मार्केट में एक्सचेंज हो सकने की कैपेबिलिटी है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज, कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट। ओके, अब वो दिस क्वेश्चन इज अराइज्ड दैट when or in which condition this product will have एक्सचेंजेबिलिटी इन मार्केट। ऐसा कब होगा? जबकि ये वस्तु बाजार में एक्सचेंज होने की प्रॉपर्टी रखेगी। कैसे होगा? तो देखिए कैसे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। लेट्स सपोज दैट इफ एनी पर्सन, if any person has the need of cloth, or you can say that shirt. If any person has need of a shirt, then he will create demand, he will create demand in market of shirt. And if he will create demand of shirt in market, then अब मान लीजिए कि किसी आदमी को शर्ट की जरूरत है, तो बाजार में जाकर शर्ट की मांग करेगा। और वैसी कंडीशन में इफ वी हैव if we have produced shirts and send it in market, that person will be ready that person will be ready to purchase that shirt. Means our product shirt is exchangeable. Shirt is in this condition, shirt is exchangeable in market.
with money। ठीक है कि हम यहाँ पे वस्तु के बदले कोई वस्तु नहीं ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज का मीडियम क्या है? मनी। So it should be very clear that any created object will be considered as product when this has these three properties. First, it has capacity to fulfill the needs or desire of any other person. First thing, any other person, not of himself own, है ना। मतलब वो उसने जो उत्पादन किया है उसमें दूसरे की जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। और याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें दूसरे की जरूरत को पूरा करने की क्षमता नहीं हो तो वो उत्पादन नहीं कहलाएगा। अगर जिसने उत्पादन किया है वो उसी की जरूरत को पूरा करे तो भी उत्पादन नहीं कहलाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में माँ बहनें जो रोटियां बनाती हैं, खाना बनाती हैं, उसे उत्पादक क्रिया नहीं माना जाता है, उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो उसका यही रीजन है कि वो उत्पादन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया। या तो उस औरत ने, उस महिला ने स्वयं के उपभोग के लिए रोटी बनाई या अपने परिवार के सदस्यों के उपभोग के लिए रोटी बनाई। Okay, that bread was produced by that woman for herself, for the satisfaction of her own need, or to satisfy the need of other members of that family. Okay, so this making of process of bread will not be categorized as production. Okay, second thing, this so- this product should have यूटिलिटी। इस वस्तु में क्या होनी चाहिए? उपयोगिता होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु में वो गुण जो जिसके द्वारा वह दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके, उपयोगी हो सके उसके लिए। ठीक। तो द एबिलिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ एनी अदर पर्सन इज नोन एज कैपेबिलिटी। किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता, आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता ही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में हम उपयोगिता उत्पन्न कर दें, है ना, अगर हम ये काम करते हैं जिसमें कि उस वस्तु में किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने की क्षमता पैदा हो जाए, उसमें ये उपयोगिता पैदा हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके, तो ये प्रक्रिया भी तो उत्पादन कहलाएगी। ओके, सो टू क्रिएट, to generate utility in any commodity is also known as production process। ओके, तो प्रोडक्शन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। टू क्रिएट यूटिलिटी इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग, दैट प्रोसेस इन विच एनी पर्सन इज एनी वन इज प्रोड्यूसिंग एनी सच थिंग विच हैव द एबिलिटी टू satisfy the need of any other person। तीसरा क्राइटेरिया जो मैंने बताया कि दैट ऑब्जेक्ट शुड बी एक्सचेंजेबल इन मार्केट, and in which condition it will be exchangeable in market? When it has property to satisfy other person things। तो अब ये समझ लीजिए ध्यान से कि if any good has or any commodity has, if any commodity has if any commodity is capable, or you can say that
process of creating any good which can satisfy the need of any other person is known as production process. Is known as production, and this ability is known as utility. Utility. And if any object will have utility, then it will be also exchangeable in market. As like this, we can understand what is production. To create utility in any commodity, or to make it exchangeable in market, or to make it able to satisfy the needs of any other person, these all three activities is known as production process. ओके, मतलब हम इन तीनों को ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी चीज में उपयोगिता का पैदा कर देना, या उसको बाजार में विनिमय के योग्य बना देना, या उस वस्तु में ये क्षमता पैदा कर देना कि वो किसी की जरूरत को पूरा कर सके, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। उसको सॉरी, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्पादन प्रक्रिया। ओके, तो आई होप सो कि आपको उत्पादन क्या है, उत्पादन प्रक्रिया क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब लेट कम्स टू द पॉइंट, उत्पादन कितने प्रकार का होता है। उत्पादन के तीन प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोडक्शन। पहला है प्राइमरी प्रोडक्शन। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? Primary production is carried out by extractive industry like agriculture, forestry, fishing, mining, oil extraction, etc. देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इन प्राइमरी एक्टिविटीज, इन प्राइमरी प्रोडक्शन, वी डोंट क्रिएट एनीथिंग, है ना। इन प्राइमरी, it should be very very clear that in primary sector we don't create any new object. We only get it through nature by extractive activities. प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन वो उत्पादन है जिसमें हम कोई नई चीज, किसी नई चीज का निर्माण नहीं करते, बल्कि किसी नई चीज को, किसी नई वस्तु को प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप या प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, हम गेहूं बनाते नहीं हैं। वी डोंट क्रिएट और मैन्युफैक्चर्ड वीट, वी कल्टिवेटेड वीट। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, हम नेचर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, एंड थ्रू द extraction activities we get wheat or other crops like that. Through the extraction activities we get the minerals and other things. So that area in which we don't create any new object, but we get new object
from nature as a gift, and we play a helping role is known as प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसको और भी आसान तरीके से अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हम सहायक भूमिका में होते हैं और प्रकृति से चीजों को प्राप्त करते हैं। अंडरस्टैंड? हम कुछ भी बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ प्राप्ति के कार्य में लगे रहते हैं। हम प्राप्ति कैसे हो उसमें सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, तेल निकालना, ये सारी गतिविधियां जिसमें हम प्रकृति से। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। असल में जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज से जोड़ के देखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, बल्कि इसके साथ माइनिंग भी आती है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, है ना? खनिज पदार्थों को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, खनन और निष्कर्षण, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। और ये भी क्या है? खनिज तेल भी क्या है? खनिज पदार्थ है। तो इसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आएगी। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्शन। In very brief we can say that manufacturing 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 of consumer goods are production, sorry, are construction of infra related objects is considered as secondary प्रोडक्शन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि वह क्षेत्र जिसमें हम या तो उपभोक्ता वस्तुओं को बनाते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं अभी देखेंगे, तो वो क्षेत्र जिसमें हम उपभोक्ता वस्तुओं को बनाते हैं या फिर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यह याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा आर्ट गुड्स की होती है, आर्टिकल्स की होती है जिसका मनुष्य इस्तेमाल करता है निजी जिंदगी में। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो बिग स्ट्रक्चर्स का होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। कपड़े का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, बट बोथ एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एंड construction makes the entire sector of secondary sector. Okay, means both activities of, you can say that both activities of manufacturing and construction are included in secondary sector. Okay, तो उद्योग क्षेत्र, इसी को हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। वह क्षेत्र, वह इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टर्निंग आउट सेमी फिनिश्ड एंड
फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जिसमें हम फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स को तैयार करते हैं। ये भी अगर देखेंगे, देखिए तीन तरह की वस्तुएं होती हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड टर्शरी प्रोडक्ट। इसको एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल गुड। अब जरा ध्यान से समझिए इस चीज को, या फाइनल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम वहां पे। अब जरा ध्यान से इस सीरीज को समझिए। लेट सपोज दैट किसी फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया एंड दिस वीट गोस टू फ्लोर मिल और इट कन्वर्ट्स इन फ्लोर। ओके, थ्रू दिस फ्लोर any bread manufacturer, any company which is manufacturing or making bread, okay, then it will convert this flour in bread, and if this bread will be used in the process of making cake, making cake, we are getting a होल प्रोडक्शन चेन। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे उत्पादन श्रृंखला। मतलब एक किसान ने गेहूं पैदा किया, उस वो गेहूं आटा मिल में गया और आटे में बदला, आटे से ब्रेड बना, ब्रेड से केक बना। तो ये पूरी की पूरी एक उत्पादन श्रृंखला हो गई। अब इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्स्ट थिंग विच वाज प्रोड्यूस्ड आर that thing which was received by nature is known as primary product। मतलब वो वस्तु जो कि उत्पादन श्रृंखला में सबसे पहले उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरह से वो वस्तु जो उत्पादन श्रृंखला में अंतिम हो, वो वस्तु जो उत्पादन श्रृंखला में अंतिम हो, श्रृंखला में अंतिम हो और जिसका उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाए या उपभोग कर लिया जाए,
if consumer will consume this product, let us uh, uh, understand it, that good which is last product in any production chain, and it is used or consumed by consumer finally, and get finished and get finished, समाप्त हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपको ये पढ़ना होगा, है ना। व्हाट इज प्राइमरी गुड, व्हाट इज सेकेंडरी गुड, और इंटरमीडिएट गुड, और एंड व्हाट इज फाइनल गुड। So what is primary good? That good which was produced firstly in the production chain, or which was received by nature, not created। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में चीजें बनाई नहीं जाती हैं, प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं, और मानव सिर्फ उसमें सहायक भूमिका निभाता है। तो दैट सेक्टर इन विच, or that good which was received or got by nature is known as primary product, or we can say that that product which was produced firstly in the production chain is known as प्राइमरी प्रोडक्ट। वो वस्तु जो उत्पादन की श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादित की गई, उसे आप क्या कहेंगे, प्राइमरी गुड कहेंगे। और वो वस्तु जो कि अंतिम हो उत्पादन श्रृंखला में, और जिसका उपभोक्ता उपभोग कर ले और वो समाप्त हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं। अब देखिए, ये शर्त जरूरी नहीं है कि वो समाप्त हो जाए। जैसे कि कार अगर बनती है, पहले लोहा निकला, लोहा, आयरन ओर निकला, आयरन ओर क्या हुआ, आयरन ओर विल बी प्राइमरी गुड, okay, after that it will be converted in fine iron and steel, and with the use of iron and steel and other materials, any company uh, manufactured a car। तो अगर हम वो कार खरीदते हैं, इफ एनी कंज्यूमर परचेज दैट कार एंड यूज एंड स्टार्ट टू यूज इट, देन दिस कार विल नॉट बी फिनिश इन कंजम्पशन प्रोसेस एट वंस। भाई अगर हमने रोटी खाई तो वो तो तुरंत खत्म हो जाती है उपभोग की प्रक्रिया में, लेकिन कार उपभोग की प्रक्रिया में लंबे समय तक टिकी रहती है। तो जो वस्तुएं लंबे समय तक टिकी रहती हैं, ऐसे फाइनल गुड्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, वो फाइनल, ध्यान से समझिए, वो फाइनल गुड्स, दैट फाइनल गुड्स which which will be persistent, which will be in existence for a longer period in the consumption process will be known as consumer durable। इन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। मतलब वो वस्तुएं जो उपभोग की प्रक्रिया में लंबे समय तक और बार बार रिपीटेडली यूज की जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तु बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज प्राइमरी गुड एंड व्हाट इज फाइनल गुड। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड। दैट गुड, that goods which are used as a raw material for the production of for the production of
for the production of any another good is known as intermediate good. Intermediate good. मध्यवर्ती वस्तुएं, मतलब वो वस्तुएं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में that goods which are used as a raw material in the production process will be categorized as intermediate goods. ओके, अब जरा देखिए, अब जो आयरन ओर हमने प्रोड्यूस किया था, हमने आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन किया, और आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करना, लौह अयस्क की को प्राप्त करना खानों से, वो किस सेक्टर का काम होगा, किस सेक्टर से रिलेट करेगा, प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन जब हम इस आयरन ओर को भट्टियों में तपाते हैं, फर्नेस में पिघलाते हैं, और इसकी जो भी इसमें एनोमलीज हैं, उसमें जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको आयरन एंड स्टील मिलता है। ये मिलता है, तो दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्ट। अच्छा, क्यों सेकेंडरी या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? बिकॉज वी कांट यूज दीज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। भाई आप लोहा सीधे यूज नहीं करोगे ना, आप स्टील सीधा यूज नहीं करोगे, बट दीज विल बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग, फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग, for making car, for making machine. So these are raw materials for building construction. Iron ore is raw material for car manufacturing. Iron ore is raw material for machine manufacturing. It should be very clear. So what is the primary product? That product which is obtained by nature and produced first in production process is known as primary good. That good which is consumed finally by consumer and get finished or will be persist for a longer period will be known as final good. Whether secondary goods are that goods which are used as a raw material for the making of any another object is known as secondary good. अब जरा इसको, जो हमने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, बताया था, हम उसको जरा देखते हैं। हमने कहा था सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, उसके बाद प्रोडक्शन हुआ आटे का, इसके बाद प्रोडक्शन हुआ ब्रेड का, और इसके बाद प्रोडक्शन हुआ केक का। ओके, अब इस केक को किसी पार्टी में काटा गया और खा लिया गया, दिस वाज कंज्यूम्ड फाइनली, सो इट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज फाइनल गुड, अंतिम वस्तु। एंड wheat was produced firstly in the production process, so it is categorized as primary good. बट अब जरा यहाँ पे ये देखिए कि क्या ब्रेड बनाने के लिए आटा रॉ मटेरियल नहीं है?
means flour is a raw material for making bread, and bread is raw material for making cake. So these are classified as intermediate goods. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है, लेट सपोज दैट कि आम का प्रोडक्शन हुआ और इस मैंगो से मैंगो जूस प्रोड्यूस किया गया और मैंगो जूस से मैंगो कैंडी बनी। टॉफी आती है ना, आम के टेस्ट वाली। अब ये बताइए, इसमें मैंगो चूंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रोड्यूस्ड हुआ, इट वाज प्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी गुड। भाई चूंकि उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले यूज तो उत्पादित तो आम ही हुआ, इसलिए हम इसे प्राथमिक वस्तु कहेंगे, प्राइमरी गुड कहेंगे। ओके, बट आप ये भी तो देख रहे हो कि दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैंगो जूस। तो मैंगो कैन आल्सो क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट गुड। वन another कंडीशन इज आल्सो पॉसिबल। बचपन में हम लोगों ने इसको बहुत किया है ना, आपने भी किया होगा, ठीक, हम सब करते हैं। दूसरों के बगीचों से आम तोड़ के खाना, अपने बगीचे में आम हो तो उसको तोड़ के खाने में मजा नहीं आता है जब तक दूसरे के बगीचे से आम चोरी करके न खाया जाए, जबरदस्ती पत्थर मार के न खाया जाए। अब मान लीजिए इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आम प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हमने खा लिया, it was consumed, so there would be no further production chain. In that condition, this mango can be this mango can be sorry, this, because this mango was consumed, firstly it was produced firstly, but it was consumed in raw कंडीशन। ओके, ये उत्पादन प्रक्रिया में सबसे पहले तो उत्पादित किया ही गया, लेकिन इसे रा फार्म में ही खा लिया गया, उसे उससे कुछ बनाया नहीं गया, तो हम इसे फाइनल गुड भी कह सकते हैं। इसका मतलब अ सिंगल, इस यहां से हमको कंक्लूजन क्या मिला, अ सिंगल कमोडिटी could be primary product or secondary product or final product। एक ही वस्तु प्राथमिक वस्तु भी हो सकती है, द्वितीयक वस्तु भी हो सकती है, और या माध्यमिक वस्तु भी हो सकती है, और
साथ ही साथ अंतिम वस्तु भी हो सकती है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इन इन द प्रोडक्शन चेन इच विच इन एट विच पॉइंट इट इज यूज्ड एंड इन विच फॉर्म। ओके, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस वस्तु का उत्पादन श्रृंखला में किस स्टेप पर इस्तेमाल किया गया और कैसे किया गया। अगर वो वस्तु सबसे पहले पैदा हुई तो प्राइमरी प्रोडक्ट हुई, लेकिन अगर उसे कच्चे माल के तौर पे यूज किया गया तो वो इंटरमीडिएट गुड भी हुई। और उसी को खा भी लिया गया, उसी को खा उसको कच्चे माल के रूप में ना यूज करके उसको हमने कंज्यूम कर लिया तो फाइनल गुड भी होगी। दिस विल बी डिपेंड दैट हाउ एंड at which level step of production chain this was used. Okay, it will be considered that this good was good is primary good or secondary good or final good. Okay, it is classification, and it would be also asked in question. It will be also important for macroeconomics when you will discuss the from concept of national income, GDP. This will be the use that what is GDP. GDP is total final production of goods and services in a single fiscal year. We have to read it in macroeconomics national income chapter. Ab let's uh, see that there is used final product, final production. We are not using primary or secondary production. Why? The question, why we are using only फाइनल प्रोडक्ट? तो इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। इफ वी प्रोड्यूस्ड wheat and wheat is transformed in flour, and this flour is converted in bread, and bread was purchased and consumed finally. So this will be primary product, this will be intermediate product, and this will be final product. Let's suppose that the price of wheat was 20 rupees 20 kg, 20 per kg। गेहूं कैसे था? 20 रुपए केजी था। और इसको जब आटे में कन्वर्ट किया गया तो इस आटे की कीमत हो गई 25 रुपीज। भाई इसमें और भी चीजें ऐड होगी ना, जैसे लेट सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। अगर गेहूं से आपको आटा प्राप्त करना है देन यू हैव टू यूज machineries, and these machinery will run on the with the use of electricity. There would some labor also involved in that process, and they will take some wages, some payment. And you can also say that entrepreneur or flour mill owner also take some profit. तो इसको जरा इस तोड़ के देखें, ब्रेकअप इसका करके देखें, तो 20 रुपीज किसका है? वीट का, प्लस 5 रुपीज जो है वो अदर है ना। अब इस अदर में
वो चाहे लेबर चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे रेंट हो, एनी ऑफ दीज। ओके, अब assume that we use this flour in making bread। हमने इस आटे का इस्तेमाल किसको बनाने में किया? ब्रेड को बनाने में किया। और ब्रेड की 1 केजी कीमत जो है, ब्रेड की पर केजी कीमत जो है, ब्रेड की पर केजी कीमत, पर केजी प्राइस इज 75 रुपीज। So we can also look it in breakup form। तो इसमें 25 रुपीज किसका है? इस आटे का है ना? इट इज द प्राइस ऑफ फ्लोर, एंड दिस 25 रुपीज कंटेन्स 20 रुपीज ऑफ wheat and 5 रुपीज ऑफ अदर फैक्टर्स, प्लस 50 रुपीज फॉर अदर फैक्टर्स। भाई जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, है ना? यू नीड कैपिटल आल्सो, you need water, you will need some other ingredients। तो इन पर कास्ट कितनी आई? और उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, तो इस पे कास्ट कितनी आई? 50 रुपीज। अब ये बताइए कि अगर हमको टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना हो तो हमको क्या करना चाहिए? should we add the value of wheat, flour and bread, means 20 plus 25 plus 75। Is this correct? No, this is not correct, because the price of wheat is counted here also, and it is also considered or counted in, used in counting here also. Means the price of wheat is used on multiple stages of the production process, so this is not fair. Understand? In that condition, we take only the price of final good, which contain the value of bread and the value of wheat also. So what is total production? Total production was of 75 rupees. Okay, and this will be called GDP। ठीक है, ये थोड़ा हमारे उस टॉपिक से अलग था, फिर भी we have to read it in macroeconomics, so I discussed on it। Let move forward। Third is tertiary sector। Always remember the production of services। Okay, the production of services are included in tertiary sector।
any service. Like if I am teaching you, then I am not giving you any physical thing. I am delivering my services to you. Okay, I am giving my services to you. If any doctor, you will go to doctor and doctor will give you some advice. He is delivering his service because he has a knowledge of medicine and diseases, and on the basis of that knowledge he will suggest you some medicines, but he is not giving you medicines. He is giving you service, and that service is in form of advice. Okay, so all type of services, production of all type of services are known as tertiary production. जो सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उनके उत्पादन को बोलते हैं तृतीयक उत्पादन. एंड इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट जिस इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर की भागीदारी ज़्यादा होगी वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी. सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जिस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होगा, वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा रिच होगी, प्रॉस्परस होगी. और जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड होगी या प्राइमरी प्रोडक्शन बेस्ड होगी, है ना, वो comparatively poor country होगी. अब you can say that there are lots of countries of Africa which have a lot of minerals, but they are only extracting it and selling it. They are not making any other goods with the use of that mineral. We are only getting this minerals from mines and sold it. So what will be the result? They will not value of finished good, they will get value of a raw material. उन्हें तैयार माल का की कीमत नहीं मिलेगी. अगर मान लीजिए उसी लॉ से स्टील बनी तो स्टील महंगी होगी, उन्हें स्टील की कीमत नहीं मिलेगी, कच्चे लोहे की कीमत मिलेगी. वैसी कंडीशन में वो गरीब रहेंगे. तो जो भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, माइनिंग बेस्ड है, वो कंपेरेटिवली क्या होती है, वीक होती है. और जिस इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वो कंपेरेटिवली क्या होती है, वो होती है, वो कंपेरेटिवली रीच होती है. दोस्तों के चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, है ना. what is the meaning of factors of production? What is the meaning of factors of production? Means that objects, that commodities, that services, all these things which are used in the process of producing anything, any substance, are known as factor of production. वो सभी वस्तुएं, सेवाएं या कुछ भी जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. और इन उत्पादन के साधनों को 4 भागों में बांटा गया है. दे आर क्लासिफाइड इन 4 फॉर्म्स, in 4 types. First is land. First is land.
second is labor, third is capital, fourth is entrepreneur or enterprise. It should be very, very clear that land is natural resource, where capital is man-made resource. Capital is only one, this is only one factor of cost which is man-made, which is man-made factor of cost, not nature-made factor of cost. And land is natural factor of cost or natural resource. Okay. Lots of question are arise from here, that which factor of cost is man-made or nature-made, or what is the nature of labor, tendency of labor, how many types of labor in the economy, what is the meaning of entrepreneurs and what are their roles, what is the capital, what do you mean by capital, and how much type of capital there are. So there are lots of things, lots of questions can be asked from here, and we will discuss it on tomorrow. But this should be very, very clear that the return to land, return to land is known as rent. If we are using land in the production process, then its reward will be known as rent. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भूमि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इन दैट प्रोसेस आई हैव टू पे रेंट. ओके. अगर ये मेरा भी होता तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इसमें मान लीजिए कमरा मेरा होता, देन तब भी हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इस कमरे की का रेंट कितना आया प्रोडक्शन प्रोसेस में. क्योंकि इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस रूम फॉर टीचिंग यू, देन आई कैन गिव इट एनी अदर पर्सन फॉर ऑन रेंट एंड ही विल गिव रेंट टू मी. तो भाई मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं रेंट खो रहा हूं, आई एम लूजिंग रेंट. सो लैंड विल always get reward as rent. That money which is received in return of the use of land is known as rent. The contribution of labor in production process will be get reward wage. उत्पादन की प्रक्रिया में मजदूरों को जो पारिश्रमिक मिलता है, उनके मेहनत के बदले, उनके योगदान के बदले जो रिवार्ड मिलता है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं लाभ मिलता है, वो क्या है? वेतन है, पारिश्रमिक है. अब डोंट assume that labor are only that person who are using you can say who are using manpower, है ना, muscle power. That is not only labor. That person are also labor who is using their skill, their knowledge. Like me, I am producing services, and for that production I am using my skill, I am using my knowledge, and which is result of the investment of lots of money, either in the form of book or in the form of coaching or in the form of institution. भाई मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, तो ये भी तो क्या है? मानवीय श्रम ही है ना, मानवीय योगदान है ना.
तो मानव का योगदान दो तरीके से हो सकता है, या तो वो श्रम के द्वारा दे या वो अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके योगदान दे। और इन दोनों को ब्रॉड सेंस में लेबर कहा जाता है। व्हाट इज कैपिटल and what is enterprise, entrepreneur, and what their roles, we will discuss these tomorrow in a detailed form, and we will go further some on new concepts. Okay, हमेशा एक चीज याद रखिए, ये को 3-4 दिन की जो क्लासेस हैं ये ओरिएंटेशन का क्लासेस हैं, ये फंडामेंटल क्लासेस हैं, ये बेसिक्स से रिलेटेड क्लासेस हैं। डोंट स्केप इट, डोंट मिस इट, बिकॉज these all will be used in microeconomics, macroeconomics, and study of Indian economy. Your main question will be asked by that section, but these are also can be asked either in uh, either in your economic section or in your GK portion. Okay, then thank you for your time, thank you for your patience. Thanks a lot for today. We will meet tomorrow at same place, at same channel. Okay, bye bye.